हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का आपका 2018 का पेपर है। अभी इसके पहले हम लोगों ने 2013, 2016 और 17 का पेपर किया है। ये चौथा पेपर है और इसके आगे 2 पेपर और बचेगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर देखिए। ये क्या है कि आपको आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर इसके पहले का आपने एसएसटी या फिर सीडीपी का पेपर नहीं देखा है 2017, 16 और 13 का, तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। इससे पीवाईक्यूज़ लगाने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आज मैं फिर 30 क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। पीवाईक्यूज़ क्या होते हैं कि यूपी टेट में खास करके रिपीट होते हैं और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बनती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है तैयारी अपना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आए, ये जिस तरीके से मैं लेकर आ रही हूँ पीवाईक्यूज़ के फॉर्म में इस पीडीएफ के उस पर, तो ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षण विधि का चयन करना है आपको, मतलब कि टीचिंग मेथड का चयन करना है। तो उस समय क्या करना है आपको कि ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो पहला आपका ऑप्शन है इसमें, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोल सकते हैं और डिस्टिंक्शन भी बोल सकते हैं, विषय की विशिष्ट प्रकृति, स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट। तो जिसको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों में लेके आ गई हूँ। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जब एक बच्चे का आप वो एडमिशन लेते हैं या फिर एक बच्चे को स्कूल में आप देखते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों का मानसिक स्तर आपको ज़रूर देखना है और इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपको ज़रूर देखना है और विषय की विशिष्ट प्रकृति मतलब स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट भी आपको ज़रूर देखना है। तो शिक्षण विधि का इसमें क्या नहीं देखना है आपको नहीं वाला ऑप्शन भी ज़रूर देखना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है उससे आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ पे एक्सप्लेन करने का होगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज़ जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा वो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो चलिए ये आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, मतलब जो आपका चाइल्डहुड होता है उसकी विशेषता नहीं है। तो जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिक प्रबलता, समूह में खेलों में सहभागिता। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा जिसको भी दिक्कत होगा, स्टेबिलिटी इन ग्रोथ, लेक ऑफ क्यूरियोसिटी, एक्सट्रीम ग्रीगेरिनेस, पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप एंड गेम्स। तो देखिए इसमें क्या है कि ये भी नहीं है, निगेटिव वाले क्वेश्चन है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। छोटा बच्चा है तो ये क्या है कि क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, तो आपको पता है कि चाइल्डहुड जो होता है उसमें जिज्ञासा की कमी, ये बाल अवस्था की ये विशेषता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कि छोटा बच्चा है, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिव सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, मोटिवेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन या फिर इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। क्या पूछा है, क्रिएटिव प्रोसेस से संबंधित नहीं, मतलब सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन, ये क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस से संबंधित नहीं है। अदरवाइज़ आपका प्रिपरेशन भी संबंधित है, इंक्यूबेशन भी संबंधित है और इल्यूमिनेशन प्रबोधन भी संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। वृद्धि और विकास के लिए सबसे पहले क्या प्रथम चरण क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, क्योंकि देखिए जो वृद्धि और विकास है सबसे पहले शारीरिक विकास से ही संबंधित होते हैं, फिर बाद में बाकी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, सीखना एक तरह के व्यवहार का डैश है। लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर डैश। किस तरीके का व्यवहार है सीखना, ये आपका विस्तार है या फिर संशोधन है या बचाव है या प्रसार है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये आपका मॉडिफिकेशन है, मतलब क्या है, संशोधन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, संशोधन है, ठीक है। यहाँ पे आपको विस्तार भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन है। आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस सिद्धांत के लिए किया जाता है। प्रसूत प्रबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है ये प्रसूत
अनुबंधन के लिए। इंग्लिश में आप देख लेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑपरेट कंडीशनिंग, ठीक है, मोटर वर्बर और इंसिडेंटल नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में डैश 8 उप परीक्षण हैं, 4 उप परीक्षण हैं, 5 उप परीक्षण हैं या फिर आपके 7 उप परीक्षण हैं। बुद्धि मापन का जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे आपका 5 उप सब परीक्षण है, मतलब 5 सब स्टेट है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे आपसे फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कोक और डाल्टन तो बिल्कुल ही हट गया। और लेकिन यहाँ पे किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे फ्रॉबेल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और मॉन्टेसरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग इज रोजर्स है, विलियमसन है, थॉर्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा थॉर्न। थॉर्न जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। 10th नंबर का क्वेश्चन है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? मतलब कि टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, उसे नज़रअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, सबसे प्रभावी विधि पूछा गया है। छात्र को दंडित करना या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चीज़ों को तो आपको एकदम हटा देना है। यहाँ पे आपका जो है 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कि एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना है कि उसके व्यवहारों का कारण का पता लगाना है और आपको उपचार देना है। माता पिता को अगर तब भी नहीं होता तब आप माता पिता को सूचित करेंगे, दंड वगैरह तो बिल्कुल नहीं देना है। जो गाइडलाइंस है उसमें यही आपको बताया जाता है कि अब बच्चों को दंड नहीं देना है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपने डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये यूपी टेट और सीटेट दोनों में पूछा जाता है, और फिलहाल जितने भी टेट होते हैं सब में पूछा जाता है। तो जो आपका ये डिसलेक्सिया है, ये गणितीय कौशल से संबंधित है, लेखन संबंधित है या पठन संबंधी है? तो देखिए, एक होता है डिसलेक्सिया, एक होता है डिस्ग्राफिया। तो ये जो होता है डिसलेक्सिया, ये आपके पढ़ने से संबंधित होता है। और जो अगर आ जाएगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो लेक्सिया का मतलब पढ़ने से संबंधित, और एक आ जाएगा डिसग्राफिया। तो जहाँ पे आपका ग्राफिया आ जाएगा, ग्राफ, तो वो आपका क्या होगा कि लेखन से संबंधित होगा। और एक होता है आपका डिसकैल्कुलिया। तो आपको पता ही है कि कैलकुलेशन किस में आता है, गणित में। तो डिसकैल्कुलिया आपके गणित से संबंधित हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि तो आप लोगों को पता ही है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि किताबें आती हैं जो उभरी होती हैं। और टेप रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका दृष्टिबाधित देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ब्रेल लिपि से ही अनुमान लगा सकते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, CWSN का क्या अर्थ है? एकांगी आवश्यकता, इंग्लिश में देख लेते हैं। चिल्ड्रन विथ सिंगल नीड, CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विथ स्ट्रॉन्ग नीड, या फिर क्रिएचर विथ सॉफ्ट नीड। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन से ही संबंधित है कुछ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? विश्वास, इंग्लिश में देख लेते हैं किसका पूछा गया, एलिमेंट ऑफ द काउंसलिंग। तो आपको पता ही कि साइकोलॉजी में काउंसलिंग होता है, बहुत तरीके का काउंसलिंग होता है। बड़ों का भी काउंसलिंग होता है, बीमारियों जो होते हैं उनका काउंसलिंग होता है, बच्चों का काउंसलिंग होता है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ तत्व नहीं है? विश्वास, या फिर वृत्तिक वृद्धि, या फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार, या फिर संप्रेषण। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि, मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज विश्वास की है, इंटरव्यू का भी है और कम्युनिकेशन का भी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो ये आपको पता ही होगा कि ये इलाहाबाद में स्थित है। आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का किससे है? तो कोहलर का चिंपैंजी से हो जाएगा, वनमानुषों से। आपने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा अगर आपने यूपी टेट, सीटेट में तो नहीं आता है, यूपी टेट में आता है। तो सुल्तान नाम का वनमानुष था, उस पर कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। केला को ऊपर रख दिया था और चिंपैंजी को लॉक कर दिया था एक पिंजड़े में, और उसको डंडा दे दिया गया था। तो उसने वहाँ पे अपने विवेक का प्रयोग करके उस केले को लेने का प्रयास किया था। तो कोहलर का संबंध वनमानुषों से है।
17 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है, लर्निंग प्लेटिव इज। अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन या फिर अधिगम में अवरोध। तो पठार है मतलब आप कुछ सीख रहे हैं, उसमें रुकावट आ गया, तो ये क्या है? ये आपका है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, मतलब अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हल, पेवलॉव, स्किनर। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, या फिर आपके थॉर्नडाइक। तो ये आपका हो जाएगा स्किनर। व्यवहारवाद का सिद्धांत भी इनसे संबंधित है, तो आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं। अगला सवाल है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दंड देना, पुरस्कार देना, प्रशंसा करना या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रदाय को किसने प्रस्तावित किया था? कैंडलर ने, कोहलर ने, कोहलर ने, हल ने या फिर ब्रिक ने। तो सब क्वेश्चन देख लीजिए कि हु हैड द proposed द गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका हल। प्रॉब्लम सॉल्विंग का किसने दिया था? हल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? डेविड ह्यूम, D.W. एलन, बुश या फिर एचिसन। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण मतलब कि माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेविस ह्यूम। बाकी आपके जो ये तीनों थे ये संबंधित थे, अदरवाइज डेविस ह्यूम जो है वो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सही हो पाए। बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी का 28 क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो गलत हो जाता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का लेवल नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर डिस्टेंस लेवल। तो क्या पूछा है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लेवल जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी इन क्लासरूम टीचिंग? योजना, अन्वेषण, व्याख्यान या फिर मति उद्वेलन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग। और नहीं पूछा है यहाँ पे, इसका ध्यान देना होगा कि नहीं पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेक्चर, व्याख्यान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? लेकिन नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाती है। तो यहाँ पे आपका जो 3 वाला ऑप्शन है यही गलत हो जाएगा। देखिए आपको कभी भी क्वेश्चन को आपको एलिमेंट भी करना हो ना, तो फिर आप जो केवल वाले होते हैं ना, आपके यूपी टेट, सीपी टेट या सी टेट या किसी भी टेट में ना ऐसे आ जाए कि यह केवल, तो आपको वहीं पे उसको हटा देना है। तो यही क्या हो जाएगा कि ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? अभिभावक कथन, शिक्षक कथन, छात्र कथन या फिर मौन। तो फ्लेंडर ने एक अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली दिया था जिसमें क्या संबंधित नहीं है, फिर नहीं है आ गया। तो यहाँ पे गार्जियन टॉक, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक या साइलेंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गार्जियन टॉक, ये संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। पद, ध्वनिग्राम, इंग्लिश में लेते हैं, सिलेबल, फोनिम, मॉर्फोनिम या फिर वर्ड। संभाषण में अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा फोनिम्स और मॉर्फोनिम्स। फोनिम्स सबसे छोटा था, उससे बड़ा आपका मॉर्फोनिम सबसे छोटा था, फोनिम उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो हो जाएगा मॉर्फोनिम सबसे सही आंसर हो जाएगा।
हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ये आपका सिम्पसन ने कहा था, डॉक्टर मैस ने कहा था, योकम ने कहा था या फिर कॉल सैनिक ने कहा था। तो देखिए इसमें दो साइकोलॉजिस्ट में वो ये आपका इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने आपको बताया कि दो साइकोलॉजी के बीच में कि दो ऑप्शन इसमें हो सकता है। तो आगे चलिए मैं देख लेती हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। डॉक्टर मैस, यहाँ पे आंसर सही है डॉक्टर मैस, क्योंकि ये माना गया था जो आपका यूपी टेट के आयोग थे, उनके जो पहले आयोग थे, आपको पता ही है पीएनपी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनके तहत माना गया था। लेकिन कुछ अधिकारी स्रोत मतलब और भी बहुत सारे चीज़ों के अनुसार सिम्पसन भी माना गया है, परंतु देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूपी टेट के फाइनल आंसर की में डॉक्टर मैस को ही सही माना गया था। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये भी सही है और ये भी सही है। हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? चिंतन, स्मृति, बोध या फिर वर्ण। शिक्षण का मतलब क्या चीज़ है? ये आपका लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव जो है ये आपका क्या पूछा था? नहीं है। देखिए इस वाले पेपर में ज़्यादातर नहीं है पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की अंतःक्रिया क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। द मेन ऑपरेशन इन द इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग इज प्रत्यक्षिक, परसेप्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, डायग्नोसिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आते हैं ऑल ऑफ द अबव वाले, तो उसमें ज़्यादातर यही सही होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का मैंने ये लास्ट क्वेश्चन है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। यह इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ये आपका क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन है, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उद्दीपक समानीकरण। यहाँ पे लिखा है ना जनरलाइजेशन, वैसे तो जनरलाइजेशन आपका दोनों में है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये उद्दीपक समानीकरण है, अनुक्रिया रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना। वो ये कह रहा है कि एक काली गाय और काला कुत्ता और कोई भी काला चीज़ को देखकर डरने लगता है। तो क्या होता है? स्टिमुलस एक होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स और एक होता है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका उद्दीपक समानीकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वो आपका आंसर वही था, उद्दीपक समानीकरण। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अदरवाइज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैं उसके पहले का 2013 का, 16 का, 17 का जाके देख लीजिए, और एसएसटी के भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 2019 के पेपर के साथ। और बाकी तो ठीक है। अगर आपका कोई कमेंट हो, सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी, नहीं तो मैं वीडियो बना दूँगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है तो मैं एक वैसा भी वीडियो बना दूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।